नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और विपरीत परिस्थितियों में किसी को भी संकट में नहीं रहने देगी। उन्होंने संसद में सभी दलों के सांसदों के एकजुट व्यवहार और सार्थक चर्चा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे विश्व में भारत का कद बढ़ा। अपराध के मामलों में गिरफ्तार लोगों की पहचान करने और विवरण एकत्र करने से संबंधित दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 संसद में पारित। सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस वर्ष की नीट परीक्षा 17 जुलाई से शुरू होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स 2022 की पहले और दूसरे दोनों सत्रों की तिथियों में संशोधन किया। गृह मंत्री अमित शाह आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में लाल किले के समक्ष योग महोत्सव आयोजित किया। सरकार ने कहा, देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी आई। सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। केरल में मानसून से पहले तेज वर्षा के कारण फसलों और मकानों को नुकसान। मौसम विभाग ने राज्य में रविवार तक गरज के साथ तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। फुकेत में आशीष कुमार, मोनिका, गोविंद सहनी और वरिंदर सिंह थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में देर रात पुणे में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। आज शाम मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की स्थिति और ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के मुद्दों पर संसद में स्वस्थ चर्चा हुई। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे अपने साथी संसद सदस्यों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने अपने विचारों से चर्चा को सार्थकता प्रदान की। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय चर्चा और रचनात्मक बिंदुओं पर विमर्श दर्शाता है कि विदेश नीति के मामलों में सभी सदस्य निष्पक्षता के साथ भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की निष्पक्ष चर्चा वैश्विक मंच पर भारत के लिए शुभ संकेत है। श्री मोदी ने कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और कुशलता पर ध्यान देना हम सबका सामूहिक दायित्व है और भारत सरकार सुनिश्चित करेगी कि भारतीय नागरिकों को किसी भी विषम परिस्थिति में किसी संकट का सामना न करना पड़े। संसद ने कल दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित कर दिया। इस विधेयक में दोषियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों की पहचान करने और उनके बारे में विभिन्न प्रकार का शारीरिक विवरण एकत्र करने का प्रावधान किया गया है। इनमें उंगली, हथेली और पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना और लिखावट के नमूने शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को इन सभी जानकारियों को संकलित करने और उन्हें संरक्षित रखने का अधिकार देने की भी व्यवस्था की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा के उत्तर में कहा कि इससे आपराधिक मामलों में सबूत एकत्र करने में मदद मिलेगी और जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। ये बिल लाने के पीछे एकमात्र मंशा है, इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। श्री शाह ने सदन को आश्वस्त किया कि ये विधेयक किसी की निजता या मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। देश के सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 की नीट परीक्षा 17 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नीट 2022 का पंजीकरण शुरू कर दिया है। आवेदक इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं।
नीट परीक्षा देश भर के परीक्षा केंद्रों में 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। प्रवेश परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के विषयों से 200 बहुविकल्प प्रश्न होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। ये परीक्षा भारत में लगभग 543 शहरों में और भारत से बाहर 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। इस बार नीट परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। इससे पहले आयु सीमा 25 वर्ष थी, जिसमें आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट थी। समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2022 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया। पहले और दूसरे दोनों सत्रों की तिथियों में संशोधन किया गया है। पहला सत्र 20 से 29 जून तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा सत्र 21 से 30 जुलाई तक होगा। आवेदकों को संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट www.nta.ac.in और gmain.nta.nic.in पर निरंतर नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में भीमा भोई पीठ स्थापित करेगा। ये निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझाव पर किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ आज से नई दिल्ली में आपदा के दौरान किए जाने वाले उपायों पर 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा कल समापन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में एसडीआरएफ, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। एनडीआरएफ वर्ष 2013 से हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़े किसी विशेष पहलू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक और मंत्रालय में अपर सचिव विकासशील ने कहा कि सरकार संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी आई है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत ये लक्ष्य किया गया था कि हम देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करेंगे, संचारी रोगों का उन्मूलन करेंगे, गैर संचारी रोगों के प्रभाव में कमी लाएंगे। और इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 14 अप्रैल 2018 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के जामला में पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उद्घाटित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करीब 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर से सुरक्षित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी प्रारंभ की गई, जो कि आयुष्मान भारत का एक दूसरा पहलू है। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में लाल किले के समक्ष योग महोत्सव का आयोजन किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 75 दिन पहले आयोजित इस महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्रियों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं आज इस अवसर पर आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने योगा उत्सव पर भाग लेकर ये साबित किया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए शक्ति के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा हम योगा को जैसे विश्व की हर व्यक्ति इस प्रैक्टिस से शामिल हो, इस विषय पर हम लगे रहेंगे। हमारी जो कमिटमेंट, हमारी जो डिवोशन, डेडिकेशन हम हमेशा बरकरार रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राचीनतम काल में योग के महत्व को दर्शाया। योग हमारी प्राचीनतम काल में, हमारी संस्कृति में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे संस्कृति के सबसे नजदीक योग हमेशा रहा है।
श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग का विस्तार से वर्णन किया था। और आज जब 75 साल हो गए आजादी को, हम समझने लगे, देश को बताने लगे, दुनिया को बताने लगे कि रोग के पहले उसका उपचार आवश्यक है। और उपचार के अंदर अगर सबसे उपयुक्त जीवन पद्धति और जीवन शैली है तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कामना की कि हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी दिन है जो अपनी कड़ी मेहनत से इस धरती को सुरक्षित बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अथक परिश्रम कर रही है और देश के नागरिकों को उचित कीमत पर उत्तम कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और विपरीत परिस्थितियों में किसी को भी संकट में नहीं रहने देगी। उन्होंने संसद में सभी दलों के सांसदों के एकजुट व्यवहार और सार्थक चर्चा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे विश्व में भारत का कद बढ़ा। अपराध के मामलों में गिरफ्तार लोगों की पहचान करने और विवरण एकत्र करने से संबंधित दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 संसद में पारित। सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस वर्ष की नीट परीक्षा 17 जुलाई से शुरू होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2022 की पहले और दूसरे दोनों सत्रों की तिथियों में संशोधन किया। गृहमंत्री अमित शाह आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में लालकिला के समक्ष योग महोत्सव आयोजित किया। सरकार ने कहा, देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी आई। सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। केरल में मानसून से पहले तेज वर्षा के कारण फसलों और मकानों को नुकसान। मौसम विभाग ने राज्य में रविवार तक गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान लगाया। फुकेट में आशीष कुमार, मोनिका, गोविंद साहनी और वरिंदर सिंह थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में देर रात पुणे में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। आज शाम मुंबई में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। 43 दिन की यात्रा के दौरान कोविड संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाएगा। यात्रा परंपरागत रूप में 11 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों से अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, क्योंकि इस वर्ष बड़ी संख्या में भगवान शिव के भक्तों के आने और उनके पवित्र गुफा में दर्शन करने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार तीर्थ यात्रियों के लिए RFDI प्रणाली शुरू कर रही है ताकि उनकी मंगलमय यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पवित्र गुफा के रास्ते में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच इष्टतम तालमेल प्राप्त करने के लिए नवीनतम तकनीकी उपायों के उपयोग के अलावा
सभी आने वाले भक्तों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और दूर संचार सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की अमरनाथ जी यात्रा के लिए आवास की क्षमता में वृद्धि, नए यात्री निवास भवन, हेली सेवाएं, संवर्धित स्वास्थ्य सुविधाओं और कई अन्य अनूठी पहलों के साथ आने वाले यात्रियों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण तैयारी पहले ही की जा चुकी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि आगामी यात्रा अनंतनाग जिले के पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। केरल में मानसून से पहले की तेज बारिश से राज्य के अनेक भागों में फसलों को नुकसान हुआ है और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोल्लम, एर्नाकुलम और कोझिकोड जिलों में कल गरज के साथ बारिश और आंधी चली। इस बीच मौसम विभाग ने रविवार तक केरल में बारिश और गरज के साथ आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया है। संबंधित जिलों को इस बारे में सचेत कर दिया गया है। आशीष कुमार, गोविंद सहानी, वरिंदर सिंह और मोनिका थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुषों के 52 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि 57 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित मोर को हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं में भाग्यवती कचहरी भी 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। टूर्नामेंट में एशिया, यूरोप, ओशिनिया और अफ्रीका से 74 पुरुषों और 56 महिला मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर 4 विकेट पर 161 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाकर मैच जीत लिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। हिमा दास और अमलान बोरगोहाइन ने केरल में नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। हिमा दास ने 23.63 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। अमलान बोरगोहाइन ने 20.52 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हिमा दास और अमलान बोरगोहाइन को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। 20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज हम असम की स्वतंत्रता सेनानी जोया थाउसेन का स्मरण कर रहे हैं, जो 1944 में 7 अप्रैल को शहीद हुई थीं। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए क्रांतिकारी दिमासा सेना का गठन किया था। थाउसेन का जन्म असम के उत्तरी कछार में 1925 में हुआ था। वे दिमासा जनजातीय समुदाय से थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिमासा जनजातीय क्षेत्र से अंग्रेज सरकार के युद्ध कोष संग्रह करने का उन्होंने खुला विरोध किया। 1944 में मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने सशस्त्र कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी दिमासा सेना बनाई। थाउसेन इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट से प्रभावित थी। जब इंडियन नेशनल आर्मी की टुकड़ी कोहिमा पहुंचने वाली थी, थाउसेन मित्र देशों की सेना के विरुद्ध संघर्ष में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने की उम्मीद लिए अपने 54 सहयोगियों के साथ
कोहिमा की तरफ चल पड़ी। दुर्भाग्य से 7 अप्रैल 1944 को कोहिमा के निकट दिमासा की सशस्त्र सेना की मुठभेड़ ब्रिटेन के नेतृत्व में सहयोगी सेना से हो गई। जोया सहित दिमासा के सभी 54 सदस्यों को आईएनए में शामिल होने का उनका सपना पूरा होने से पहले ही मुठभेड़ स्थल पर मार दिया गया। इन महान शहीदों को हमारा नमन। आज हम महान भारतीय अन्वेषक शंकर अबाजी भिसे का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1935 में 7 अप्रैल को हुआ था। 29 अप्रैल 1867 को मुंबई में जन्मे भिसे की बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर में ही एक छोटा उपकरण बनाया जिससे कोयला गैस बनाई जा सकती थी। उन्होंने बॉम्बे में एक वैज्ञानिक क्लब की शुरुआत की और विविध कला प्रकाश नाम से मराठी में एक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने आम लोगों तक विज्ञान का महत्व संप्रेषित किया। सन 1893 में बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के सहयोग से इंग्लैंड में अपने आविष्कारों के प्रदर्शन का उन्हें प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उनके काम में रुचि ली। भिसे का सर्वाधिक प्रभावकारी आविष्कार था स्पेसोटाइप नाम से एक टाइप सेटिंग मशीन का आविष्कार। ये मशीन छपाई में उपयोग के लिए प्रति घंटे 1500 से 2000 वर्णों के लिए ब्लॉक डाल सकती थी। हिंदू मिशनरी सोसाइटी और कई अन्य राष्ट्रवादी समूहों ने भिसे और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। उन्हें 26 दिसंबर 1908 को भारतीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन सहित कई बैठकों में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीलाबाई तथा गोविंद कुकड़े और गोविंद रे जैसे अन्य लोगों के सहयोग से लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। अपनी अंतिम सांस तक भिसे ने उपनिवेश विरोध को अपने भीतर जीवित रखा। लंदन में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में उन्होंने गांधी जी के विचारों का प्रसार किया और वहां आने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों की मेजबानी भी की। भारत से ब्रिटेन और अमेरिका तक भिसे ने प्रगतिशील राजनीति को विज्ञान से जोड़ा। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है। सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा। आज हम शेख रोशन और बदर सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के आरोप में 7 मार्च 1859 को अंडमान सेलुलर जेल काला पानी भेज दिया गया था। इन दोनों ही जाबाजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लिया। उन्होंने अन्य लोगों की वित्तीय मदद भी की और उन्हें ब्रिटिश शासन का विरोध करने और ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शेख रोशन और बदर सिंह की मृत्यु अंडमान द्वीप में कारागार में ही हो गई। देश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए।
या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए पोर्टल foscoc.gov.in देखें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज लू चलेगी। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और शाम को बादल छा सकते हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं, जबकि कोलकाता में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और लेह में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, पुद्दुचेरी, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद प्रियंका। भारतीय जनता पार्टी के कल स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन को राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री का विश्वास व्यक्त करते हुए लिखा है, डर न दबाव, अपने हित में दुनिया के सामने खड़ा है नया भारत। यूक्रेन रूस संघर्ष के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के लोकसभा में दिए गए बयान पर भी अखबारों की नजर है। जनसत्ता ने उनके इस बयान को प्रमुखता दी है कि यूक्रेन रूस युद्ध के विरुद्ध है भारत, देश ने शांति का पक्ष चुना। नवभारत टाइम्स के अनुसार डॉक्टर जयशंकर ने कहा, व्यापार में राष्ट्रीय हित ऊपर रखेगा भारत। अब देश में होगा 300 से ज्यादा रक्षा उत्पादों का निर्माण, लोकसत्व ने लिखा है। जंगी जहाजों से लड़ाकू विमानों तक तीसरी सूची की घोषणा आज। दैनिक भास्कर ने सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर बताते हुए लिखा है, संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। सेना में नौकरी के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकेंगे। बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी स्थायी भी हो सकेगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, क्रिप्टो करेंसी के सर्वाधिक निवेशक भारत में, ब्राजील और हांगकांग को पीछे छोड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की भी दिलचस्पी बढ़ी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी अटल टनल घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। इस गाइडेड टूर की शुरुआत करने से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दैनिक भास्कर ने सबसे उम्र दराज पद्मश्री स्वामी शिवानंद के स्वस्थ जीवन का मंत्र प्रकाशित किया है। मेरी 126 उम्र का राज, रोज योग, बिना तेल नमक का भोजन, नो डिजायर, नो डिजीज, नो डिप्रेशन ही जीवन मंत्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और विपरीत परिस्थितियों में किसी को भी संकट में नहीं रहने देगी। उन्होंने संसद में सभी दलों के सांसदों के एकजुट व्यवहार और सार्थक चर्चा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे विश्व में भारत का कद बढ़ा। अपराध के मामलों में गिरफ्तार लोगों की पहचान करने और विवरण एकत्र करने से संबंधित दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 संसद में पारित। सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस वर्ष की नीट परीक्षा 17 जुलाई से शुरू होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2022 की पहले और दूसरे दोनों सत्रों की तिथियों में संशोधन किया। गृह मंत्री अमित शाह आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस, आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में लाल किले के समक्ष योग महोत्सव आयोजित किया। सरकार ने कहा, देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी आई। सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। केरल में मानसून से पहले तेज वर्षा के कारण फसलों और मकानों को नुकसान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।